हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। चलिए शुरू करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किन आधारों पर कंपनी को बांटा जाता है। यानी यहाँ कुछ 7 बेसिस आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके थ्रू क्लासिफिकेशन किया जाता है कंपनीज का। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएशन है, दूसरा लायबिलिटी है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ अ यूनिट, नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। इन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है कंपनी को। एक एक करके इन सारे बेसिस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। इसके बेस पर 3 तरीके की कंपनीज होती हैं: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड, या इसे हम रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली कंपनी है चार्टर्ड कंपनी। पुराने समय में जब राजा महाराजा इन लोगों के टाइम्स हुआ करते थे, किंग्स होते थे, क्वींस होती थी, उस टाइम चार्टर्ड कंपनीज देखने को मिलती थी। चार्टर्ड कंपनीज क्या होती थी? ऐसी कंपनीज होती थी जिनको पावर्स दी जाती थी रॉयल चार्टर के द्वारा। अब रॉयल चार्टर क्या है? फॉर्मल ग्रांट है, एक फॉर्मल परमिशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो लीगली काम कर सकती है। इसके थ्रू उसको पावर्स दी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है द बैंक ऑफ इंग्लैंड। इस तरीके की कंपनीज पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है क्योंकि ये एक रॉयल चार्टर के द्वारा बनाई जाती हैं और आज के टाइम में ऐसी कंपनीज को क्रिएट भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। नेशनल इम्पोर्टेंस के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए ऐसी कंपनीज को बनाया जाता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। ऐसी कंपनीज को अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं ये गवर्न की जाती हैं उस एक्ट के द्वारा या उस एक्ट के प्रोविजंस के द्वारा जिसके थ्रू इनको बनाया गया है। कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस इन कंपनीज पर अप्लाई होते हैं, लेकिन उसी एक्सटेंट तक अप्लाई होते हैं जहां पर ये जिस एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं उसके किसी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट यानी कि उससे अलग ना हो, तभी तक कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई किया जाता है। यानी कि जिस एक्ट के द्वारा स्टैट्यूटरी कंपनीज बनाई गई हैं, जिस स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, उनके प्रोविजंस इन कंपनीज पर अप्लाई होते हैं। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी अप्लाई होते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं किया जाएगा कंपनीज एक्ट का जो स्पेशल एक्ट के प्रोविजन से अलग हो या उसको काटता हो। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर की गई हो, उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। और ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो इसी मैनर में रजिस्टर करके बनाई जाती हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, चाहे कंपनी की शेयर कैपिटल हो ना हो, ये सारी कंपनीज जो होती हैं कंपनीज एक्ट में रजिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। 3 तरीके की कंपनीज यहाँ आप देख सकते हैं: कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। सबसे पहली है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ कंपनीज एक्ट। नाम से यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लायबिलिटी यानी देयता कहाँ तक होगी? उनके शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू होगी, यानी जितने का उन्होंने शेयर खरीदा है सिर्फ वहीं तक की उनकी लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा लायबिलिटी शेयर होल्डर की नहीं होती है। यानी कि जितना भी अमाउंट नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, उसका जितना अनपेड अमाउंट होगा सिर्फ उतने तक ही शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना होगा या शेयर होल्डर्स लायबल होंगे, उससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं होंगे। यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए कभी भी शेयर होल्डर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी लायबिलिटी सिर्फ इनके शेयर की नॉमिनल वैल्यू तक होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। यानी इनकी जितनी अनपेड अमाउंट है, इसके अलावा अगर कोई भी लॉस होता है कंपनी को तो उसमें शेयर होल्डर्स को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड बाय गारंटी। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21।
लिमिटेड बाय गारंटी जो कंपनीज होती हैं ये नॉन ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस, इन सब को प्रमोट करने के लिए। अब ये ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है उस अमाउंट तक जो कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं या कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनीज के एसेट्स में। जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगा कंपनी का, तो उस समय कंपनी के एसेट्स में जो अमाउंट उन्होंने कहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे एज पर मेमोरेंडम, एक मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा एसेट्स में, ये लिमिटेड बाय गारंटी होता है। यानी कि एक अमाउंट गारंटी कर दिया जाता है कि जब भी कंपनी बंद होगी तो एक मेंबर कितना कंट्रीब्यूशन देगा कंपनी के एसेट्स की तरफ। अगर कोई व्यक्ति मेंबरशिप छोड़ देता है तो मेंबरशिप छोड़ने के 1 साल के अंदर अंदर उसको इस अमाउंट को देना होता है, और इस अमाउंट को कंपनी तब तक नहीं मान सकती जब तक कंपनी बंद ना हो रही हो। यानी जो ये अमाउंट है तभी कॉल किया जाएगा जब कंपनी बंद हो रही होगी। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। अनलिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कंपनी के जितने भी डेट होते हैं उसको कवर करने के लिए, उसको पे करने के लिए फुल्ली लायबल होते हैं। लेकिन हर मेंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी की जो डेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उसके टोटल तक लिमिटेड होती है, और कोई भी क्रेडिटर अनलिमिटेड कंपनी के केस में डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल मेंबर पर केस फाइल नहीं कर सकता है। एक पर्टिकुलर मेंबर को उतना ही पेमेंट देना होता है जितना उसका इंटरेस्ट है कंपनी में, जितना उसका अमाउंट बनता है, एक इंडिविजुअल मेंबर को उतना पेमेंट देना पड़ता है कंपनी के लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। 3 बेसिस पे बांटा जाएगा, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी, और पब्लिक कंपनी। पहली है प्राइवेट कंपनी, इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 68। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स के ट्रांसफ़र पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से अधिक लोग एक या एक से ज़्यादा शेयर्स को जॉइंटली होल्ड करते हैं तो उन्हें सिंगल मेंबर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, अलग अलग मेंबर्स के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती हैं, और इनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना होता है। प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी लिमिटेड ये आपको देखने को मिलता है किसी भी प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे। नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में। 1 पर्सन कंपनी का मतलब है कि एक ही व्यक्ति कंपनी के सारे शेयर्स को होल्ड करता है। जो मेंबर होता है उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स के साथ साथ रजिस्ट्रार के पास नॉमिनी के नाम को भी मेंशन करना होता है, जो कि अगर जो पर्सन है, जो 1 पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है या ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है तो उस वक्त ये नॉमिनी जो होगा कंपनी का मेंबर बन जाएगा। इसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है जो कि 2 जो मेंबर है वो खुद होगा, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी बना सकता है। बजट 2021 में 1 पर्सन कंपनी को बनाने के लिए जो पेड अप शेयर कैपिटल है या टर्नओवर है, इस पर जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी, इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 71। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। जनरल पब्लिक है उसमें से जो लोग होते हैं वो ऐसे कंपनीज के ओनर्स होते हैं यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं जो कि जनरल पब्लिक को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इन्विटेशन देती है। मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। वहीं प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर्स होते हैं।
शेयर्स जो होंगे वो पब्लिक कंपनी की वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कि इन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% हिस्सा पेड अप शेयर कैपिटल में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है, या तो पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है, या जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। यानी ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे जिसमें कम से कम 51% का शेयर होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट का। और ऐसी कंपनीज पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है विथ मॉडिफिकेशन। जो पार्लियामेंट है इसके द्वारा अगर कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए गए हैं तो उन मॉडिफिकेशंस को अप्लाई करते हुए कंपनीज एक्ट को अप्लाई किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी पर। इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 45। नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी ओनरशिप या कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। ज़्यादातर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी है या ऐसे लोगों के द्वारा फॉर्म की जाती है जिनका मेन पर्पस होता है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीदना और उसको ओन करना। यानी ऐसी कंपनीज जिनकी कोई सब्सिडियरी होगी इन्हें हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनीज को इन्वेस्टमेंट में एडवांटेज मिलता है, अपनी सब्सिडियरी फॉर्म के मैनेजमेंट का एडवांटेज मिलता है, टैक्स लायबिलिटीज़ में इनको फ़ायदा मिलता है। और जो पेरेंट कंपनी होगी, यानी ये जो होल्डिंग कंपनी है इसे हम पेरेंट कंपनी कहेंगे, इसके पास पूरा राइट होता है जो सब्सिडियरी कंपनी होती है उसको मॉनिटर करना या उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट है सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एंटायरली या पार्टली, पूरी तरीके से या पार्टली किसी दूसरी कंपनी के द्वारा ओन की जाती है, जिसे हम पेरेंट कंपनी कहेंगे। किसी भी पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी के पास कम से कम 50% से ज़्यादा शेयर सब्सिडियरी कंपनी के होने चाहिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। दो कंपनीज हैं, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ऐसी कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई हो और उसका बिजनेस इंडिया में हो, ऐसी कंपनी को हम इंडियन कंपनी कहते हैं। दूसरा है फॉरेन कंपनी, इसका सेक्शन है 2 सबसेक्शन 42। ऐसी कंपनी जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो और जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया में परफॉर्म की जा रही हो, ऐसी कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। ये जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किया जा सकता है या किसी एजेंट के द्वारा किया जा सकता है। किसी भी मोड में बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रोड्यूसर कंपनी एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। सबसे पहला है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी का जो ये कॉन्सेप्ट है ये आया था कंपनीज एक्ट 1956 में, जब पार्ट 9A इसको इंक्लूड किया गया था 1956 के कंपनीज एक्ट में और इसके थ्रू प्रोड्यूसर्स कंपनी को लाया गया था। प्रोड्यूसर कंपनी क्या है? एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है फार्मर्स का या एग्रीकल्चरिस्ट का, जिनका मेन एम होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, इंक्रीज करना, अपनी फंडिंग को बढ़ाना, इनकम को बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करना। एक प्रोड्यूसर कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 10 पर्सन होने चाहिए, यानी कि एक प्रोड्यूसर कंपनी या तो 10 पर्सन या इनसे ज़्यादा हो सकते हैं या 2 इंस्टीट्यूशंस या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा बनाई जा सकती है, यानी कि 10 इंडिविजुअल हो और 2 इंस्टीट्यूशन हो। प्रोड्यूसर कंपनी पे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के जो रूल्स हैं यही अप्लाई होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी स्पेसिफिक रूल प्रोड्यूसर कंपनी के लिए नहीं बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 581 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, प्रोड्यूसर कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के अंडर रजिस्टर की गई हो और इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव सिमिलर होने चाहिए सेक्शन 581B में जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं या एक्टिविटीज़ दी गई हैं।
प्रोड्यूसर कंपनी वही प्रोड्यूसर्स बना सकते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूस में इंडल्ज हों। प्राइमरी प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि जो एग्रीकल्चर में इंडल्ज हों, एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इनमें से किसी में भी वो इंडल्ज हो सकते हैं। इसके अलावा हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट या कॉटेज इंडस्ट्री इनसे रिलेटेड हो, या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हों जो इन सब से रिलेटेड हो, तो उन्हें ही प्रोड्यूसर कंपनी में इंक्लूड किया जाता है। एक प्रोड्यूसर कंपनी कई एक्टिविटीज़ करती है, जैसे कि प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना, इसके अलावा फिनेंस को इकट्ठा करना। ये सारी चीज़ें या ये सारी एक्टिविटीज़ एक प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इसे सेक्शन 8 कंपनी भी कहा जाता है। कंपनीज एक्ट सेक्शन 8 में इसके बारे में बताया गया है। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन या चैरिटी या ऐसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। इन्हें पॉपुलरली लाइसेंस्ड कंपनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इन कंपनीज़ को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसको फिट लगते हैं उसके बेस पे इन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करती है। इन कंपनी का अगर कोई भी इनकम होता है तो वो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में या उन्हें प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कंपनीज अपने मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती हैं। लाइसेंस्ड कंपनी के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इन कंपनीज को उसको फॉलो करना होता है। अगर ये उसे फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट इनके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। और अगर इन्हें अपने मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में कोई भी परिवर्तन करना है तो इन्हें गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती। चूँकि ये लाइसेंस्ड कंपनी है तो गवर्नमेंट के द्वारा इनको कुछ बेनिफिट्स या एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इन कंपनीज़ को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इन्हें एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में पढ़ा। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।